हेलो, गुड इवनिंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप एआईबी की तैयारी तो हो ही गई होगी। एडमिट कार्ड आ चुके हैं। टिप्स मैं दे चुकी हूँ, प्रीवियस क्वेश्चन, टाइम मैनेजमेंट करना है। बुक मटेरियल भी मैं आपको बता देती हूँ। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बुक्स मटेरियल्स क्या लेके जाना है। और अब मैं चाहूंगी कि आप लोग फोकस करें। टाइम इज अप। संडे आपका पेपर है। वेलकम ऑल स्टूडेंट्स। आप सॉल्व कीजिए मेरे साथ क्वेश्चन विद आंसर्स। मेरा नाम है एडवोकेट पीयू रत्नानी। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स जो अपियर करने वाले हैं 5 फरवरी 2023। आप लोगों को बहुत सारी ब्लेसिंग्स। एआईबी एग्जाम पास कीजिए और हमारे साथ प्रैक्टिस में आ जाइए। आप आगे जुडिशरी भी प्लान कर सकते हैं। मेरे क्लासेस चलते हैं। ऑनलाइन क्लासेस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मेरे साथ जुड़ जाइए। मेरे क्लासेस फ्री चलते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ड्यूटी ऑफ एन एडवोकेट ऑफ कोर्ट। अब इनमें से कौन सी ड्यूटी जो है वो एडवोकेट की नहीं है? टू टू नॉट कमिट ब्रीच ऑफ सेक्शन 126 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। अब यहां पर अगर आपने इस केस को देखा होगा कि रिस्पेक्ट करना होता है कोर्ट में, कम्युनिकेट इन प्राइवेट, रिफ्यूज टू एक्ट इन इलीगल मैनर, refuse to represent client who insist on unfair, appear in a proper dress code, refuse to appear in a proper of relation, not to wear bands or gowns in public places, not to represent establishment he is a member, not to appear as a member of pecuniary interest, not to stand surety for client। अब ये सारे के सारे चीजें अगर आपको पता होगी तो ये है ब्रीच अंडर सेक्शन 126 ऑफ एविडेंस एक्ट। मेरे स्टूडेंट्स भली बातें जानते होंगे। इस क्वेश्चन को अपेयर करना बहुत बहुत आसान था। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं यार। विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स ऑफ चैप्टर नंबर 2 ऑफ पार्ट 6 ऑफ द बार काउंसिल rules deals with the duty of an advocate in respect of any money received by him from client। अब आपने देखा होगा कि ये जो इंदौर का एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें से जो जूनियर एडवोकेट थी, देखा होगा आपने, जूनियर एडवोकेट के पॉकेट से पैसा ही पैसा। ऐसे लग रहा था कि महालक्ष्मी खुद उतर उतर के आई हुई है नीचे। तो ये रूल नंबर 25 जो है, इसको चैप्टर नंबर 2 और पार्ट 4 ऑफ बार काउंसिल के जो रूल्स है, बार काउंसिल के रूल्स अगर आप जानते होंगे ना तो ऐसी गलती तो नहीं करेंगे। वैसे तो अभी सीनियर्स भी अटकेंगे, जूनियर तो बेचारा सिर्फ एक मोहरा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। द प्रोविजन रिलेटिंग टू द डॉवरी इज गिवन अंडर सेक्शन, कौन से प्रोविजन में दिया गया है? भाई अगर इसको नहीं जानते ना तो हम लोग तो लॉ की शुरुआत ही कैसे करेंगे। तो इसके लिए आप डवरी प्रोहिबिशन एक्ट को लेकर 1961 में एक बार देख लीजिएगा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस इज डिजाइन टू कर्ब इनफेंटिसाइड। अब इसको लेकर ना थोड़ा सा ये जो है ना कॉम्प्लिकेशन लग रहा था। इनफेंटिसाइड का मतलब होता है इन्फेंट होमोसाइड, है ना। इन्फेंट होमोसाइड, अगर इसके बारे में मालूम है ना तो ये क्वेश्चन आसान है बहुत। सेक्शन 315 आईपीसी क्या बोलता है कि जो भी डील करता है एन एक्ट डन विद एन इंटेंट टू प्रिवेंट चाइल्ड, ठीक है ना, चाइल्ड बीइंग बोर्न अलाइव। अब इसको लेकर पढ़िएगा और समझिएगा, प्रश्न पढ़ने के बाद ही आंसर करिएगा, ठीक है ना यार। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। साला इतना हेवी हेवी क्वेश्चंस डाल देते हैं ना कि यूज ऑफ मार्क, एडवर्टाइजिंग ट्रेडमार्क, यूज ऑफ ट्रेडमार्क बिजनेस नेम विदाउट ऑथराइजेशन। तो दिस आंसर इज ऑल दी अबाउ। क्योंकि पता है, देखो अगर आपने रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के बारे में पढ़ा होगा तो ये प्रश्न आप लोगों के लिए इजी होगा, लेकिन इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि थोड़ा सा पढ़ के जाइए तो बहुत आसान होगा। सेक्शन नंबर 29 आता है ट्रेडमार्क को लेकर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। द पर्सन अंडरगोइंग द इम्प्रिजनमेंट इफ अटेम्प्ट्स टू कमिट अ मर्डर एंड हर्ट्स इज कॉज देयरबाय ही मस्ट बी पनिश्ड विद, किससे पनिशमेंट होगा उसका? भाई डेथ की बात की जा रही है, 307।
अगर 307 नहीं जानते तो आईपीसी आपने शुरू ही नहीं की है। रेसिडेंसी पावर्स इन इंडिया में बी एक्सरसाइज बाय। अब पार्लियामेंट जो आर्टिकल हम लोग 248 में पार्लियामेंट के बारे में हमने देखा है, क्योंकि ये एक्सक्लूसिव पावर है इन रिस्पेक्ट टू एनी मैटर एन्यूमरेटेड इन द कॉन्करेंट और स्टेट लिस्ट। आपको पता है एक स्टेट लिस्ट होती है, कॉन्करेंट लिस्ट होती है, इसको लेकर तो आपने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा ही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। द पनिशमेंट टू विच ऑफेंडर्स आर लायबल अंडर द प्रोविजंस आर। अब यहाँ पे डेथ भी हो सकता है ना, रिगरस इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है, फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी भी हो सकता है, तो आंसर इज ऑल दी अबाउ, है ना, क्योंकि सेक्शन नंबर 53 ऑफ आईपीसी क्या बोलता है, यही तो बोलता है। क्वेश्चन नंबर 9, एम नॉट इन रूल्स फ्रॉम द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ। अब देखो ये क्या आप उधर बैठ के सर्च करने वाले हो कि जो इंसैनिटी है इसको लेकर जो टेस्ट बनाया गया था, ये जो एम नॉर्टन इन्होंने रूल्स बनाए थे, द टेस्ट इज अप्लाइड टू डिटरमाइन वेदर द पर्सन अक्यूज क्राइम वाज सेन एट द टाइम ही इज। अभी देखो इंसेन होएगा जब भी ऑफेंस कमिट किया है ना, व्हेन कमिटेड ऑफेंस कमिट किया है, तो ये बात तो देखनी पड़ेगी ना, इसी इसी के रूल्स के अकॉर्डिंग इसी को बताया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। ensuring the safety health and welfare of the employees is a primary purpose of the। अब ये जो फैक्ट्रीज एक्ट है, फैक्ट्रीज एक्ट 1948, मैंने ना इसके बहुत 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 सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके भी बताए हैं। आप इसको सेक्शन नंबर पढ़ेंगे 7 के 7A, यस 7A ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट, इसको एक बार पढ़ के जाइएगा, मैंने हर क्वेश्चन पेपर में ये बात करी है। ठीक है, रीडेड होगा तो उधर आसानी हो जाएगी, वरना तो लग गई लंका। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, इन विच ऑफ द केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हेल्ड द टीचर्स आर नॉट वर्कमैन। ये तो क्वेश्चन यार मेरे को लगता है ना, इसको लेकर आपका सीधा सीधा प्रश्न आ जाता है, सुंदरमल वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ गोवा, AIR 1988, सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 1700। अब वो यहाँ पे ना वो केस लॉ ढूंढते बैठना है ना, क्योंकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को लेकर इंडस्ट्री जो टीचर्स एम्प्लॉय किया जाते हैं, द सेड इंस्टीट्यूशन आर प्राइमरी, सेकेंडरी, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, cannot be called as workmen within the meaning of section 2S of the act। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। अंडर सेक्शन 2 ऑफ ये सीसी ऑफ द इंडस्ट्रियल, ऐसे होगा, सीसी ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, क्लोजर का मतलब क्या होता है भाई? क्लोजर का मतलब होता है द परमानेंट क्लोजिंग डाउन ऑफ द प्लेस ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ऑन द पार्ट देयर ऑफ, जिसको हम लोग पढ़ते हैं अंडर सेक्शन 2 के सीसी, है ना। सीसी में करा, सीसी वो गाना सुना ना आप लोगों ने, सीसी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, है ना। सीधा सीधा प्रश्न है, कुछ घुमा के नहीं दिया है। क्वेश्चन नंबर 13, इट डील्स विद द इंटरनल मैनेजमेंट एंड अफेयर्स ऑफ द कंपनी। अब इंटरनल अफेयर्स ऑफ द कंपनी, ये जो है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, अगर आपने कंपनीज एक्ट को पढ़ा होगा तो डेफिनेटली इसको आप आराम से थ्रू हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13, 2013 कंपनीज एक्ट सेकेंड का 5। चलो, पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट वाज एनेक्टेड इन। अब पब्लिक लाइबिलिटी को लेकर 1991 में ये जो एक्ट नंबर जो है, इसका एक्ट नंबर है 6, ये एक्ट नंबर भी पूछा जाता है। ठीक है, 1991 में ये प्रोवाइड करता है, पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट के बारे में बोलता है। ठीक है, जो कि प्रोवाइड करता है इमीडिएट रिलीफ टू द पर्संस एक्सीडेंट occurring handling the hazardous substance and the matters connected thereto and incidental। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं। EIA, EIA का फुल फॉर्म है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, अ मैंडेटरी अंडर। अब ये आर मैंडेटरी अंडर, क्वेश्चंस भी लर्न हो गए हैं मुझे तो ऐसे लग रहा है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। ये मैंडेटरी अंडर जो है, इसका जो आंसर है EIA, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, ऐसे भी बोला जा सकता है। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट को लेकर अगर पूछा जाता है तो आप लोगों को मैं बता दूं, द आंसर टू द क्वेश्चन इज एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, क्योंकि वही बोल रहा है। ठीक है, इसको आप पढ़ेंगे एनवायरमेंट असेसमेंट एक्ट
जो कि 27 जनवरी 1994 में यूनियन स्ट्री, ये देख के जाना, हाँ मैं बोल रही हूँ ये प्रश्न आ सकता है, ऑफ एनवायरमेंट। ओके, बिकॉज वी आर टॉकिंग ऑलरेडी अबाउट द एनवायरमेंट, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं। अ रेफरेंस कैन बी मेड ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द केस। अब ये ना बहुत गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, ऐसे बोल सकते हैं अपन। अगर आपने सेक्शन नंबर 113 सीपीसी पढ़ा होगा तो ये प्रश्न तो यूं आना चाहिए आपको। अ सबऑर्डिनेट कोर्ट refers to the case to the high court for letters opinion on the question of law। क्या फैक्ट पूछेगा, क्या एविडेंस पूछेगा, प्रोसीजर पूछेगा? ये क्वेश्चन तो मेरे स्टूडेंट्स ने भी मुझसे बहुत पूछा था जब मैंने उनको सेक्शन 113 सीपीसी बता दिया था, और सीपीसी 1908, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाते हैं। अ पर्सन कैन अप्लाई फॉर द रिव्यू ऑफ व्हेन। रिव्यू कब अप्लाई कर सकता है? सभी केसेस में रिव्यू अप्लाई कर सकता है, बिल्कुल, ऑल ऑफ दी अबाउ। इसको पढ़ लीजिएगा, सेक्शन 114 ऑफ सीपीसी 1908। रिव्यू पढ़ा है तो मालूम तो होना ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस रेमेडी ऑफ रिविजन इज नॉट अवेलेबल। अब सेक्शन 115 जो है, अगर आपने सेक्शन 115 अगर आपने पढ़ा होगा तो मुझे लगता है मेरी जो स्टूडेंट है उस्मा जी, उन्होंने मुझसे ये जब रिवीजन पढ़ा था तो ये तो भली बात ही वो बता सकती है और बेहतरीन आपको बताएगी कि मैम ने क्या बताया था। खैर वो तो अभी यहाँ नहीं है तो मैं बता देती हूँ कि 115 आप सीआरपीसी को पढ़ लीजिए एंड द आंसर वुड बी इन फ्रंट ऑफ यू। ये सारे के सारे लगते हैं, हाँ जी। Question number 19. Under which of the following section of CRPC provision relating to the police report is given? अब ये तो थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला प्रश्न है। नहीं नहीं, हाँ हाँ, नहीं हाँ हाँ, बिल्कुल भी नहीं। सेक्शन 173(2) का 1 जो है सीआरपीसी के अंदर, ये रिपोर्ट बताता है पुलिस ऑफिसर जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करता है तब उसे ये रिपोर्ट बनानी होती है। जब मामला 170 के अंदर जब जब रिपोर्ट मेडिकल एग्जामिनेशन को लेकर होती है तो अगर आपने 376 का ए से लेकर ई तक पढ़ा है तो इसको भी देख लीजिएगा क्योंकि ये यहीं से उतर के आता है। ठीक है, 20th क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन सीआरपीसी डील्स विद एंटीसिपेटरी बेल। अगर ये नहीं मालूम तो आपको कुछ भी नहीं आता सीआरपीसी के अंदर। भगवान करके आपको सारे प्रश्न आए और आप अच्छी तरह से करें, मेरी तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स है यार। चलिए 21 पे आ जाते हैं। द प्रोविजंस रिलेटिंग टू द कैंसिलेशन ऑफ बॉन्ड एंड बेल बॉन्ड इज गिवन अंडर। अब कैंसिलेशन की बात करते हैं तो 446 ए सीआरपीसी जो है ये कैंसिलेशन ऑफ बेल बॉन्ड को लेकर बताता है। ठीक है, सीआरपीसी को लेकर cancellation of bail bond without prejudice to the provisions of 446, yes, इनको provisions को without prejudice to the provision abound are the appearance of a person in a case forfeited for the breach of condition। ये बॉन्ड के लिए बताता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 22, मीन्स प्रॉफिट ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? मीन्स प्रॉफिट, या आप मैंने सुना है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं मैंने उनको सुना है बोलते हुए मैम इसको मीन्स प्रॉफिट नहीं कहा जाता, इसे मैसनी प्रॉफिट कहा जाता है। जैसे भी समझ के ले लो, ये अब आपकी मर्जी है इसको कैसे समझना है। द प्रॉफिट्स बाय विच the person is wrongful possession of such property actually received might have received therefrom together with the interest such profit। इसको आप पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 2K12 ऑफ सीपीसी जो कि डिफाइन करता है मेंस प्रॉफिट, मींस प्रॉफिट, मैसनी प्रॉफिट। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव। कौन नहीं होता, कौन नहीं होता? क्या हमने इसको सेक्शन नंबर 2 के 11 में नहीं पढ़ा है कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव मींस who in law represent the estate of a deceased person and includes any intermediates with the estate of the deceased where the party sues or is sued to the representative character the person on devolves on the death of the party suing it। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाते हैं। which of the order has been specifically enacted to protect the interest ऑफ माइनर्स एंड अनसाउंड माइंड। अरे यार ये तो मतलब है ना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि ऑर्डर 32 को मैंने जब पढ़ाया था सीपीसी के अंदर तो मुझे अनसाउंड माइंड का देखो, वैसे माइनर क्या फाइल कर सकता है क्या केस, क्यों नहीं फाइल कर सकता है यार, लेकिन माइनर को सेल्फ कौन करेगा, गार्डियन करेगा क्या, कोई करेगा क्या उसका?
लीगल लीगल लीगली उसको किधर ना किधर प्रोटेक्शन तो चाहिए, कोई तो चाहिए, वो खुद जाके तो, क्योंकि उसको तो एडमिसिबल ही नहीं है, वो है कौन, तू है कौन रे। 25 पे आ जाते हैं, विच ऑफ द ऑर्डर ऑफ द सीपीसी लेज डाउन जनरल रूल्स गवर्निंग अ प्लीडिंग ऑफ द कोर्ट। अगर ऑर्डर नंबर 6, कितना इजी पेपर है, ऐसे लग रहा है मेरी तो हाथों में खुजली आ रही है। चलिए, चलो 26 सेकंड, इवन आई वांट टू अपीयर एंड डू इट, बट इट्स माय 10 years are already gone. सेकंड अपील अंडर सेक्शन 100 इज एप्लीकेबल। अब सेकंड अपील की बात करें तो सेक्शन नंबर 100 में दिया गया है इसको, है ना। सेक्शन नंबर 100 सीपीसी क्या प्रोवाइड करता है सेकेंड अपील के बारे में। और इस क्वेश्चन को कहीं ना कहीं एन अपील में लाए अंडर द सेक्शन ऑफ द एपेलेट डिक्री पास इन एक्स पार्टी, अपील अंडर द सेक्शन मेमोरेंडम ऑफ अपील हो सकता है। हाई कोर्ट इज सेटिस्फाइड कि सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ को लेकर जो हाई कोर्ट लेके आया है, तो देखो सबसेशन क्वेश्चन ऑफ लॉ फॉर्मुलेटेड बाय द हाई कोर्ट, यही होना चाहिए उत्तर, तो 99 to 9% यही उत्तर है और होना भी चाहिए। चलिए 27 पे आ जाते हैं। ए प्लेसेस अ मैन फ्रॉम द फायर आर्म्स एट द आउटलेट्स ऑफ अ बिल्डिंग एंड टेल्स जेड दैट दे विल फायर जेड इफ जेड अटेम्प्ट्स टू लीव अ बिल्डिंग ए। अब यहाँ पर रॉन्गफुली किसने क्या किया है, रॉन्गफुली कन्फाइन किया गया है जेड को। इसकी इलस्ट्रेशन जो है आपको सेक्शन नंबर 340 के आईपीसी में मिलेगी। इस इलस्ट्रेशन को पढ़ के जाइएगा, ये आंसर आपके सामने है। 28, A cites a dog to spring upon a Z without Z's consent if A intends to cause injury, fear or annoyance to Z. देखो कितना लॉजिकल क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। अगर आपने यहाँ पे भी 350 आईपीसी पढ़ा रहेगा ना, तो वहां पे 340 और यहाँ पे आपने 350 पढ़ा रहेगा, तो इन द गैप ऑफ देखो ऐसा पूछा गया है। तो ये इलस्ट्रेशन जो है, ये इलस्ट्रेशन एच है। हाँ, इसको आपने सेक्शन नंबर 350 ऑफ आईपीसी में पढ़ा हुआ है। ए यूजेस फोर्स टू जेड, ठीक है, ए यूजेस क्रिमिनल फोर्स टू जेड। चलिए 29, A cases a cattle to enter upon the field belonging to Z, intending to cause and knowing that he is likely to cause damage to Z's crop, A has committed, A ने क्या ऑफेंस कमिट किया है। भाई ये तो मिस्चिफ हो गई। अगर आपने 425 का H इलस्ट्रेशन पढ़ा हुआ है तो 100% आप इस चीज को अटेम्प्ट कर पाओगे। वहां पे इलस्ट्रेशन ढूंढना मत, क्वेश्चन समझो, आंसर समझो और सेक्शन को समझो। ऐसे नहीं हो कि घाई घाई में आप कुछ भी कर लें। 30, which of the following provisions of Advocate Act 1961 provides the Bar Council of India to withdraw itself any proceedings for disciplinary action pending before any state bar council? ठीक है, देखो बदतमीजी तो बदतमीजी होती है, आप कुछ भी कर लीजिए। सेक्शन नंबर 36(2) का आपको एडवोकेट एक्ट 1961 अगर आप पढ़ के जाते हो तो आपको ये आंसर मालूम ही होगा। ठीक है, चलिए 30 हो गया, 31 पे आते हैं। विच अथॉरिटी or court has the power to punish any person for the contempt of national company tribunal। अब देखो ये नेशनल कंपनी ट्रिब्यूनल की बात कर रहा है, तो वही है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की बात कर रहा है ना, है ना। बाकी क्या बात कर रहा है, और तो कुछ है नहीं इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक, है ना। कंपनीज एक्ट 2015 की 13, यस कंपनीज एक्ट 2013, जिसको लेकर आप सेक्शन नंबर 425 को पढ़ के जाइएगा, देख के जाइएगा जैसे आपको चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वेस्टेड इंटरेस्ट, अब इनमें से क्या वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है। आप A stipulates that the title in the property shall pass to C. He marries B. अब इसको लेकर अगर आपने सेक्शन नंबर 19, है ना, 19 ऑफ टीपीए पढ़ा है, तो ये तो आपके लिए बाय हाथ का खेल है। 33 पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉपीराइट। अभी कॉपीराइट तो यूट्यूब भी हम लोगों को कॉपीराइट करता है, तो भैया ये कॉपीराइट का मामला होता बड़ा छोटा है लेकिन बड़ा कमाल करता है। ठीक है, देर इज नो कॉपीराइट इन द वर्क ऑफ गवर्नमेंट, सुना क्या आपने, याद रखना ये बात, नो कॉपीराइट होता है। सेक्शन नंबर 28 ऑफ सीसी मैं करा कॉपीराइट एक्ट, ओके। इसको बिल्कुल पढ़ के जाइएगा और देखिए डायरेक्ट होगा सामने तो वहां पे ढूंढते मत रहिएगा, थोड़ा सा देख के यहाँ से क्वेश्चन करके जाओ, 100% पास हो जाओगे और हमारे साथ प्रैक्टिस करने लगोगे। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इज रिलैक्सेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को लेकर अगर आपके पास लोकस स्टैंडी है, लोकस स्टैंडी क्या होती है, सुना है क्या लोकस स्टैंडी क्या होती है। इसको लेकर कृष्णा अय्यर जी जो है
मैंने आगे के इसमें भी बहुत, जस्टिस कृष्णा अय्यर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पर आप दो केस लॉस है, उसको देख के जाइएगा। फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन कामगर यूनियन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 1981, सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 344। गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसका पेज नंबर है, सुप्रीम कोर्ट की केस लॉ है 149। इसको एक बार जरूर देख के जाइएगा। लोकल स्टडी का मतलब आपको पता ही होगा कि अगर आपकी लोकल स्टडी नहीं है तो आप है कौन, पहचान कौन नहीं है, तू है कौन रे। 35 पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केस ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अब इसमें से जो केशवानंद भारती जी है, क्या वो PIL लिटिगेशन को लेकर है क्या? हाँ, केशवानंद भारती जो है 1973 में आया था 140। ये इस केस के बारे में अगर नहीं पता ना तो कॉन्स्टिट्यूशन आपको मालूम ही नहीं है। 36, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डन बाय अ सीनियर एडवोकेट इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया। इस पे आ जाते हैं। द आंसर इज मेक अ कंसेशन ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट ऑन इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द जूनियर एडवोकेट। देखो कितना बार काउंसिल ऑफ इंडिया से ये क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि आप उधर ढूंढते ना रहना, पढ़ के जाना। इसको लेकर आप इसको पार्ट 4 में इसके रूल्स दिए गए हैं, नहीं हाँ पार्ट 6 में दिए गए, सॉरी पार्ट 6 में इसके रूल्स दिए गए हैं, और इसको चैप्टर नंबर 1 में ही दिया गया है। तो देख के जाना। और ये सीनियर एडवोकेट शैल नॉट फाइल एनी वकालतनामा और एक्ट इन एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल और बिफोर एनी पर्सन और अथॉरिटी, जो मेंशन किया गया है सेक्शन नंबर 30 में, ठीक है, ऑफ द एक्ट, जो अपन ने एक्ट देख ली। चलिए फर्दर बढ़ते हैं। 37, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन CRPC पुलिस ऑफिसर इज अंडर ऑब्लिगेशन टू इन्फॉर्म द अक्यूज ग्राउंड फॉर द राइट ऑफ बेल। बेल को लेकर ऐसा कौन सा प्रश्न पूछा गया यार, ये तो इतना बेसिक प्रश्न है। अगर 50 में अगर बेल नहीं मिलती तो कब मिलेगी? तो सेक्शन नंबर 50 देख के जाइएगा, 1973 अपना है CRPC, ठीक है, सीधी सीधी बात है। 38, अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस कोर्ट कैन इशू एन ऑर्डर फॉर द अटैचमेंट ऑफ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्सन एब्सकॉन्डिंग। अब है ना, मैंने आप लोगों को बता देती हूँ कि सेक्शन नंबर जो है यहाँ पर 38 को लेकर जो पूछा गया है, ये तो सारे के सारे ही लग रहे हैं यस ऑल दी अबाउ। अगर आपने सेक्शन नंबर 83 ऑफ CRPC पढ़ा है तो डेफिनेटली इसको आप बहुत इजीली इस प्रश्न को आप क्लियर कर पाओगे। चलिए, इंटरनेट पावर अंडर सेक्शन 482 CRPC कैन बी एक्सरसाइज। इंटरनेट पावर को लेके पूछा गया है 482 के लिए। अगर जो पावर्स है वो किसके पास है भैया? सुप्रीम कोर्ट जी के पास है या हाई कोर्ट जी के पास है? तो द आंसर इज हाई कोर्ट। दिस इज नॉट सुप्रीम कोर्ट, दिस इज नॉट कोर्ट ऑफ सेशन, दिस इज नॉट ऑल दी अबव। तो यहाँ पर अगर आपने थोड़ा भली भांति जम्मू कश्मीर को लेकर कुछ ऐसा वैसा सुना होगा तो ये आंसर तो आपके लिए बाएं हाथ का खेल होगा, क्योंकि इंटरनेट पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट, इट स्टेज नथिंग इन दिस कोर्ट शैल बी डीम्ड टू लिमिट द इफेक्ट ऑफ इनहेरेंट पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट टू मेक सच ऑर्डर्स एज मे बी नेसेसरी टू गिव एन इफेक्ट टू एनी ऑर्डर अंडर दिस कोड, prevent abuse of the process of any court, otherwise to secure the ends of justice. 40, if it is proved that a man has not been heard for by those who have been naturally heard of him, he were alive, the presumption under section 108 of Indian Evidence Act that he is dead। अब है ना 7 साल को लेकर है ना ये 108 10 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट अगर आपने पढ़ा है तो डेफिनेटली सीधी सीधी बात है, प्रश्न भी सामने है, उत्तर भी सामने ही है। 41, अ डम्प विटनेस इज गिवन इज एविडेंस इन राइटिंग, in the open court such evidence should be treated as। डंप विटनेस को लेकर जो यहाँ पे बोला गया है, अगर आपने डंप विटनेस नहीं पढ़ा ना तो उसको ओरल भी बोला जाता है, ऑक्यूलर भी बोला जाता है, याद रखना, मे बी ये पूछा जाए आपसे। तो इसको पढ़ते हैं 119 के इंडियन एविडेंस एक्ट में। चलिए 42 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पब्लिक डॉक्यूमेंट? इज नॉट अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, देख लीजिए, ये पढ़ लीजिएगा, ऐसे ही इसको आंसर मत कीजिएगा। ये सेक्शन नंबर 74 से लिया गया प्रश्न है ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, ठीक है। चलिए 43, द लाइबिलिटी अंडर सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 इज। अब यहाँ पे तो मैं बता दूं कि ये स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी होती है। अगर आपने 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पढ़ा है तो इसमें जो केस दिया गया है वो है दालमिया सीमेंट भारत लिमिटेड वर्सेस
गैलेक्सी, चॉकलेट नहीं है ये, ट्रेडर्स एंड एजेंसीज लिमिटेड। ओके, ये 2001 की केस लॉ है, वॉल्यूम नंबर 6, एससीसी, सॉरी एससीसी, वॉल्यूम नंबर 6, पेज नंबर 463। ठीक है, इसको देख के जाइएगा। द ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 आर, ये जो ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंड एक्विजिशन एक्ट था, इनका क्या था ना कि अमेंड करना एक्विजिशन फॉर द पब्लिक ऑफ फॉर द पब्लिक पर्पस एंड कंपनीज को लेकर, इनका मेन ऑब्जेक्ट यही था। क्योंकि लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 के अंदर जो पब्लिक पर्पस था वो कंपनीज को डिटरमाइन करना था, अमाउंट ऑफ कंपनसेशन जो पे करना था एक्विजिशन को लेकर। 45 पे आते हैं, इफेक्ट ऑफ नॉन नेगोशिएबल क्रॉसिंग इज मेंशन अंडर सेक्शन नंबर 130। वेरी वेरी, अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पढ़ा ना, तो नॉन नेगोशिएबल को लेकर क्रॉसिंग जो इंस्ट्रूमेंट है, अगर आपने सेक्शन 130 पढ़ा है ना, तो चेक बेरिंग नॉट नेगोशिएबल, इसका मतलब ये होता है कि पर्सन जो भी चेक, क्रॉस चेक जनरली होता है ना, स्पेशली आइदर जो केस होते हैं जो नॉन नेगोशिएबल होते हैं। ठीक है, 46 पे आ जाते हैं। सेक्शन 16 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को डिफाइन किया गया है, एंडोर्समेंट इन फुल, एंडोर्समेंट इन ब्लैंक। ठीक है, इंडोर्समेंट नहीं होना चाहिए, एंडोर्समेंट होना चाहिए, EN होना चाहिए एक्चुअली इसका। ये आता है सेक्शन नंबर 16 में, जो कि आप लोगों ने तो देख ही लिया है। ठीक है, इसको एक बार देख लीजिएगा। चलिए, 47 लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894। फिर लैंड एक्विजिशन को लेकर जो क्वेश्चन पूछा गया है ये है, हम लोग कहाँ चल रहे हैं, हम लोग चल रहे हैं फेब में, लेकिन अब ये मार्च है, फर्स्ट डे ऑफ मार्च 1894 जो फोर्स में आया था, ये है एक्ट नंबर 1। ठीक है, लैंड एक्विजिशन एक्ट, एक्ट नंबर 1, 1894 की बात की गई है। 48 प्रश्न पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कैन द कोर्ट कैन पास, कोर्ट कौन सी सेंटेंस पास कर सकता है। कोर्ट तो भाई कौन सी भी सेंटेंस पास करता है ना, डेथ मस्ट बी कन्फाइंड बाय द हाई कोर्ट। ये तो सिंपल सा प्रश्न है, इसमें क्या PhD है। इसको लेकर अगर आपने सेक्शन नंबर 28 का 2 CRPC 1973 देखा होगा तो ये तो आपके बाएं हाथ का खेल था। वेरी 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 मस्त क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टू रिक्वायरमेंट फॉर फॉरेन जजमेंट टू बी कंक्लूसिव। अब फॉरेन जजमेंट की अगर बात करते हैं तो भाई कोर्ट तो होगा, कोर्ट इज एन एनिमी कंट्री। तो इसको लेकर सेक्शन नंबर 13 के, सेक्शन नंबर 13 के कहां पे पढ़ा है हमने, CPC 1908। देख लीजिए कहां से प्रश्न कैसे उठाया गया है। विच वन इज द फॉरेन अवार्ड। फॉरेन अवार्ड क्या होता है भाई, फॉरेन अवार्ड का मतलब क्या होता है, जो कि अवार्ड होता है ना, अवार्ड पास बाय इन अ फॉरेन सीटेड आर्बिट्रेशन। ओके, इसको लेकर आप एक बार देख लीजिएगा। इसको 11th ऑफ अक्टूबर ये अवार्ड दिया गया था, 11th ऑफ अक्टूबर 1960। ठीक है, इसमें ऑर्डर 21 में भी इसको मैंने पढ़ा हुआ है, ऑर्डर 21 के रूल नंबर 11 में पढ़ा है, पक्की बात है। 51, इफ अ मैन मैरीज अ गर्ल हु इज विद इन द प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप एंड हिज कस्टम डज नॉट परमिट सच मैरिज, सच अ मैन वुड बी पनिश्ड अंडर। अब ये जो 51 क्वेश्चन है, ये देखो लॉजिकल क्वेश्चन तो है नहीं, है ना। इसको लेकर अगर आपने ये पढ़ा होगा तो डेफिनेटली आप इसको आंसर कर पाएंगे, क्योंकि ये जो केस था, कॉन्ट्रावेंशन हुई थी इस कंडीशंस को लेकर, सेक्शन नंबर 5 पनिशेबल था। अब 18 को लेकर बोला गया है, 18B जो है, एवरी पर्सन हु प्रोक्यूर्स अ मैरिज ऑफ हिमसेल्फ या हरसेल्फ शैल बी सोलमाइज्ड अंडर द एक्ट ऑफ कॉन्ट्रावेंशन द कंडीशन, जो कि क्लॉज 3 में, क्लॉज 4 में और क्लॉज 5 जो कि सेक्शन नंबर 5 है, shall be punishable। ठीक है, 52 पे आते हैं, विच ऑफ द सेक्शन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 प्रोवाइड्स दैट द चिल्ड्रन फ्रॉम द वॉइड मैरिज वुड बी लेजिटिमेट। अब सेक्शन नंबर ये तो है 16। ठीक है, हिंदू मैरिज एक्ट को लेकर सेक्शन नंबर जो 16 है, अगर आपने पढ़ा होगा 1955 की हिंदू मैरिज एक्ट, तो दिस आंसर इज वेरी इजी, नॉट अ बिट हार्ड आई कैन से। ठीक है, चलिए, under which of the following articles Indian Constitution Parliament is empowered to legislate with respect to the matters in the state list and national list की अगर अपन बात करते हैं तो भैया ये पहले भी हमने देखा आर्टिकल 249 को। ठीक है, जिसमें स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट को लेकर दिया गया है, इसको एक बार देख लीजिएगा, मालूमात ही होगा, मुझे तो नहीं लगता है कि इतने अपन ठरकी तो है नहीं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द कोर्ट हैज लेड डाउन द राइट टू लाइफ
डज नॉट इंक्लूड टू डाई। अब यहाँ पे श्रीमती ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जो कि आपकी AIR केस लॉ है 1996, सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 946, राइट टू लाइफ को लेकर देखिए। वैसे तो बहुत कुछ और भी प्रश्न है। द क्वेश्चन वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट इज डिसाइडेड बाय, तो ये कौन करेगा? द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। इसको आर्टिकल नंबर 110 में दिया गया है। चलिए 56 डिसीजन अंडर 10th शेड्यूल इज टेकन। अब 56 जो है ये क्वेश्चन 10th शेड्यूल की बात कर रहा है ना? तो 10th शेड्यूल जो है प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ हाउसेस जो है, आपको ये 10th शेड्यूल देख के जाना पड़ेगा, जो कि 52nd अमेंडमेंट, मैं आपको बता देती हूँ, 52nd अमेंडमेंट 19 52nd अमेंडमेंट 19, यार मेरा पेन, 1985 में दिया गया है। 57 which of the following section of CRPC deals with irregularities with vitiate proceedings? Excuse me, vitiate proceedings को लेकर ये जो पूछा गया है, ये पूछा गया है सेक्शन नंबर 461 के CRPC। देखो 461 65 से लेकर बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं, तो थोड़ा देख के जाइएगा, वरना ऐसे हो जाएगा कि लेने के देने पड़ जाएंगे। 58 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ डिक्री, ये नॉट एसेंशियल बोल रहा है, नॉट एसेंशियल। एन adjudication from which an appeal lies, an appeal from an order। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि आप इसको पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 2 के 2 में, दो का दो डिग्री, दो का दो, ठीक है, CPC के अंदर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 59 विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट इज नॉट रेलेवेंट इन सिविल एंड क्रिमिनल केसेस अंडर सेक्शन 8 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। भाई अटेम्प्ट तो ऐसा आ गया मेरे दिमाग में कि फटाफट सेक्शन नंबर 8 अगर दिया गया है तो कहीं ना कहीं हम सीधे सीधे प्रश्न पे आ जाते हैं, क्योंकि अटेम्प्ट इज नॉट अ रेलेवेंट in civil criminal। section number 8 of Indian Evidence Act deals with motive, preparation, previous or subsequent conduct, not attempt। ठीक है, चलिए ये एक्चुअली स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है मुझसे, पटना स्टैंड्स फॉर। अभी ये जो है ना, कभी कभी थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, हम भी इंसान है यार। बेस्ट ऑल्टरनेटिव टू नेगोशिएटेड एग्रीमेंट, और इसको जो एक्चुअली ये स्टैंड करता है बेस्ट अल्टरनेटिव टू अ नेगोशिएटिव एग्रीमेंट को लेकर, तो मैं आपको बता दूं कि इसको डिफाइन किया गया है, ये मोस्ट डेंजरस होती है। ठीक है, यहाँ पर ऑल्टरनेटिव नेगोशिएशन और अनसक्सेसफुल के बारे में बताया गया है। नेगोशिएशन रीचर्स रॉजर फिशर वर्सेस विलियम अंट्राय को लेकर ये सारी बातें, ये 1891 का बुक था, गेटिंग टू यस नेगोशिएटिंग विद गिविंग इन। इसको लेकर देखिए पढ़ना, बिल्कुल ये प्रश्न आप वहां पे ढूंढ नहीं पाओगे, 100% की बात है। यहाँ पे पढ़ा होगा, वहां पे आराम से कर लोगे। अरे मैम ने बताया था, छोड़ यार कौन देखता है। सेक्शन नंबर 9 ऑफ आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट 1996 किस से डील करता है? इंटरम मेजर्स बाय द कोर्ट, यस, ऑफ कोर्स यस, ये आता है सेक्शन नंबर 9 के आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट। 62 द केस ऑफ मोहम्मद खान वर्सेस मोहम्मद इस्माइल खान, इसको रिलेट करते हैं, तो ये एक्नॉलेजमेंट ऑफ पैटर्निटी। पैटर्निटी तो आप लोगों को पता ही है ना, कि मेरा बच्चा नहीं है, ये किसका बच्चा है भाई, मेरा नहीं है, मेरा नहीं है तो किसका है? नाजायज है क्या? आजकल तो ये वर्ड भी बहुत, इसको तो निकाल के बाहर करना चाहिए। ठीक है ना, अलाहाबाद खान वर्सेस मोहम्मद जो दिया गया है इस्माइल खान। मैं इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि आपको याद रहेगा कि उस समय मैंने ये लिखा था। कभी कभी फ्लैशबैक्स में चीजें बहुत दिखाई देती है, मुझे तो दिखती थी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट इन 2017 डिक्लेयर द प्रोनाउंसमेशन ऑफ तलाक 3 times at a time by the Muslim husband as a unconstitutional? यार ये केस ने तो सभी को हिला के रख दिया था। 2017 की केस लॉ है, वॉल्यूम नंबर 2017 वॉल्यूम नंबर 9, SCC पेज नंबर 1। ठीक है ना, शायरा बानू, कौन भूल सकता है इसको, क्योंकि इसमें 3:1 याद है, मेजॉरिटी मुस्लिम, तलाक तलाक तलाक, याद करो ये बात। ट्रिपल तलाक को लेकर जब कॉन्सेप्ट ये लोग लेके आए थे, तो यही केस था जिसको लेकर इतना सारा भगदड़ मच गया था।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द लैंटम मैसेज उबिजस इबी रिबेलियन। अब यार ये तो प्रश्न ना एक इनमें से तो मुझे कोई भी नहीं रेमेडी नहीं है। देर इज नो, यस, नन ऑफ द अबाउ। दिस इज अ मैक्सिम वेयर द राइट देर इज अ रेमेडी। जहां पे राइट होगी वहीं पे तो रेमेडी होगी। तो इसको लेकर आप अमरजीत सिंह कालरा वर्सेस प्रमोद गुप्ता 2003 सुप्रीम कोर्ट, सॉरी एसईसी की केस लॉ है, वॉल्यूम नंबर 3 पेज नंबर 272, इसको जरूर देख के जाइएगा। तो ये जस्टिस पॉलक ने क्या बोला गया है यहाँ पे, तो ये क्वेश्चन इससे भी पूछा जा सकता है। जस्टिस पॉलक, ओके, P for PU, P for Pollock। देखो 65 द लैंटन वर्ड इंजूरियस साइन डैमनिन, लिटरली इसका मतलब क्या होता है? इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट विदाउट डैमेजेस, है ना, सीधी बात है, नो बकवास है। ठीक है, इंजूरिया ये जो आप लोगों को दिया गया है अकॉर्डिंग टू द मैक्सिम लीगल राइट, द पर्सन इन whom द राइट इज वेस्टेड इज एंटाइटल्ड टू ब्रिंग एन एक्शन whom रिकवर डैमेजेस। इसको लेकर जो केस लॉ पूछा भी जाता है, मेरे टाइम पे तो नहीं पूछा गया था, लेकिन ये केस लॉ है, इसको आप, क्योंकि ये पुरानी केस लॉ होती है ना, मुझे तो इनसे बहुत डर लगता है। ठीक है, क्योंकि लेटेस्ट तो सबको पता है, लेकिन पुराना कौन जानेगा। 66 द प्रोविजन रिलेटिंग टू द क्लेम्स ट्रिब्यूनल इज गिवन अंडर डैश ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट। मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर ये कहाँ पे दिया गया है? 165 से लेकर 167, इसको चैप्टर नंबर पढ़ेंगे अपन। ठीक है, देख के जाइएगा तो आप ये प्रश्न को उत्तर दे पाएंगे। 67 फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बोरोड द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। किससे लिया भाई? जहां से हम लेके आए हैं, और तो नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं बोलूं तो बढ़िया है। एनफोर्समेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। यहां पर देखो, ये जो स्लैब दिया गया है 20 एंड 21, जिसको अपन पढ़ते हैं आर्टिकल 359। ठीक है, पार्ट 3। चलिए, फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफ इन इंडिया इनकम टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय सर जेम्स विल्सन, सॉरी, वो ही याद आता है एविडेंस वाला। तो इन द ईयर कब किया गया था? 1860 में। मैं बता देती हूँ, 24 जुलाई 1860। चलिए 70 वाले प्रश्न पे आ जाते हैं। इन विच ऑफ द केस जस्टिस J.C. Shah of Supreme Court observed, since the exercise of the power a serious invasion is made upon the rights, privacy and freedom of the taxpayer, the government may exercise strictly in accordance with the law only for the purpose for which the law authorizes to be exercised। अब है ना, इस क्वेश्चन को लेकर शायद तो ये क्वेश्चन ही डिलीट कर दिया गया था, बिकॉज इसका कुछ ऑथेंटिक आंसर नहीं था उन लोगों के पास। 71 पे मैं अगर आ जाऊं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? इस स्टेटमेंट को भी माइनर कॉन्ट्रैक्ट रेटिफाइड अटेनिंग मेजोरिटी, माइनर कॉन्ट्रैक्ट कैन बी रेटिफाइड ऑन अटेनिंग मेजोरिटी, माइनर कॉन्ट्रैक्ट कैन बी रेटिफाइड जॉइंटली बाय बोथ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट, माइनर इज नॉट लाइबल अंडर माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट। यार ये तो क्वेश्चन डिलीट ही कर दिया गया था। दिस क्वेश्चन वॉज नॉट आंसर्ड, इस क्वेश्चन को आंसर ही नहीं किया गया था, तो क्योंकि ये फ्रेम्ड ही रॉन्ग है। Under which of the following section CRPC police officer can be arrested without warrant? पुलिस ऑफिसर, हाँ, क्या बोल रहे हैं? पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है। मेरे स्टूडेंट्स तो बढ़िया ये आंसर कर ही पाए होंगे, क्योंकि सीआरपीसी का बेसिक प्रश्न है। क्योंकि यहाँ पे सीआरपीसी में क्या होता है कि पुलिस क्या करती है, इससे पहले 72 आवर्स के नोटिस के बारे में पढ़ा है क्या आपने? तो यहाँ पे जरूर पढ़ के जाइएगा। 73 पे आ जाते हैं। 73 विच ऑफ द फॉलोइंग कोड्स अंडर सीआरपीसी कैन ट्राई अ मर्डर। यार मर्डर की बात कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, सिंपल सा प्रश्न है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। इसको चैप्टर नंबर इसमें देख के जाइएगा। ठीक है, जो कि ऑफेंसेस अफेक्टेड ह्यूमन बॉडी, ऑफेंसेस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी के बारे में बताता है। चलिए 74 द ऑथेंटिकेशन ऑफ द इफेक्ट बाय द यूज ऑफ एस्टिमेटिक क्राइपो सिस्टम हार्श फंक्शन इज नोन एज। अब इसको लेकर है ना, बहुत बहुत है तो बहुत इजी, डिजिटल सिग्नेचर, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन था क्योंकि आईटी एक्ट से पूछा गया था। सेक्शन नंबर 2 के पी में दिया गया है ऑफ आईटी एक्ट, ये बड़ा होगा तो आराम से मालूम होगा। पनिशमेंट फॉर साइबर टेररिज्म अंडर 66F शल बी पनिशमेंट। आपको पता है ना, साइबर से भी प्रश्न आने वाले हैं, ऐसे नहीं। इंडेक्स तो आपने देखी होगी, 75 प्रश्न पे आ चुके हैं। सेक्शन नंबर 66F को लेकर ये बोल रहा है
तो व्हेन द पर्सन में एक्सटेंड टू द इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ की बात की जा रही है, ठीक है। इसको लेकर जो भी साइबर का ये करता है, कॉन्स्पायर करता है या टेररिज्म करता है, तो शैल बी पनिशमेंट विथ इम्प्रिजनमेंट में एक्सटेंड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ भी जाती है, ठीक है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। द आंसर इज इन फ्रंट ऑफ यू। सेक्शन 2J ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 डिफाइन करता है इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है। भाई ये तो सभी का सभी इंडस्ट्री में आता है, तो ऑल ऑफ द अबाउट शुड बी द राइट आंसर, जिसको पढ़ते हैं अपन सेक्शन 2K में, ऑलरेडी आपके क्वेश्चन में ही है। कॉलिंग फॉर द सर्विस, employment, handicraft, industrial occupation or vocation of a workman. One of the following statement is not true. इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि सही नहीं है? तो जो स्टेटमेंट सही नहीं है, a confession by a person in the custody of a police officer to any person in the presence of magistrate can be proved. a confession जो होता है ना, आपको पता है कि सेक्शन नंबर इसको लेकर आप पढ़ेंगे 25 और 26 और 27 ऑफ CRPC, है ना? वहीं पे पढ़ेंगे ना, कहाँ पे पढ़ोगे आप? और तो कहीं दिया गया नहीं है। कन्फेशन द पुलिस ऑफिसर नॉट प्रूफ, कहाँ पे पढ़ोगे? इसमें पढ़ेंगे या कहीं और पढ़ेंगे? सोच लीजिएगा कि मैंने यहाँ पे CRPC बताया, अगर आपको राइट आंसर पता है तो मुझे भी बताइए। द कश्मीरा सिंह वर्सेस MP इज अ लीडिंग केस ऑफ, कश्मीरा सिंह को जो लेकर पूछा गया है कन्फेशन ऑफ अ को अक्यूज के बारे में, ये जो केस लॉ है ये 1952 की केस लॉ है। ओके, सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 159, जिसको पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 3 के इंडियन एविडेंस एक्ट में। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 केम इनटू फोर्स ऑन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट अगर नहीं पता ना तो ये बात जरूर जाना कि क्योंकि कंज्यूमर आपको अप्रैल फूल बनाने आया था, अप्रैल फूल बना के गया, और एक्ट नंबर है इसका 68, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इज डिफाइंड एज अ कंज्यूमर। इसको लेकर हमने ये प्रश्न पहले भी सॉल्व किया हुआ है, और ये पहले के भी मैंने क्वेश्चन पेपर में ये देखा है, तो इट इज अ रिपीटेड क्वेश्चन। ध्यान दीजिए, जो जो रिपीटेड क्वेश्चन है उसको एक बार क्या, जितनी बार देख के जाओगे ना उतनी बार अच्छा है। और ये अगर आप देख के जाते हो ना तो 100% आप क्लियर तो होंगे ही होंगे, टेंशन की तो कोई बात ही नहीं है। द प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ टैक्सेशन दैट नो टैक्स शैल बी लीविड और कलेक्टेड एग्जेम्प्ट बाय द अथॉरिटी इट कंटेन अंडर। इसको लेकर अगर आपने 265 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा हुआ है कि नो टैक्स शैल बी लिविड कलेक्ट एक्सेप्ट द अथॉरिटी बाय लॉ, ठीक है, it should not be prohibited by any provisions of the constitution. Under the section of income tax act, income tax other persons are included in the assesses in total income. अब यहाँ पे ना जो स्लैब है, ये स्लैब बोलती है 60 और 65 को लेकर, जिसको चैप्टर नंबर 5 में दिया गया है ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। 83 विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट। इसमें से कौन सा जो सेंटेंस है वो करेक्ट सेंटेंस है? इस क्वेश्चन इंडिया कंसिडरेशन मस्ट फॉलो द प्रॉमिस ओनली, कंसिडरेशन मस्ट फॉलो द प्रॉमिस। सर ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है यार, क्या पूछते हैं ना। Association A collateral transaction to wagering a void. Reason R only wagering agreement are declared void under the section 30 of Indian Contract Act. अगर मैं आपको इस प्रश्न में बता दूं कि एक्चुअली ए भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, आर इज करेक्ट, एक्सप्लेनेशन ए, है ना, यही हुआ 100%, तो यही होना चाहिए क्योंकि तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का अगर क्वेश्चन है तो ये वेजरिंग एग्रीमेंट के बारे में बात कर रहा है। तो वेजरिंग एग्रीमेंट जो सेक्शन 30 को लेकर अगर दिया गया है तो ए भी राइट है, यस द आंसर इज करेक्ट, ठीक है। चलिए, टर्म होल्डर क्या इंक्लूड करता है? पेई, बेरर, एंडोर्समेंट सभी इंक्लूड करता है। सेक्शन नंबर 8 एंड 9 ऑफ NI एक्ट को पढ़ के जाइएगा तो पता होगा ही। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट एन इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन इज वन विच has its judicial or legal seat of arbitration outside India। इस केस के बारे में पढ़ा है क्या? अगर पढ़ा है तो ही अटेम्प्ट करना, वरना रॉन्ग आंसर अटेम्प्ट मत करना। क्यों? यहाँ पे ही बता दे रही हूँ, क्योंकि जैसे आप इसको रिप्लाई करने जाओगे वहां पे तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। भाटिया इंटरनेशनल वर्सेस बल्क ट्रेडिंग, ठीक है, ये 2002 की केस लॉ है, जिसको लेकर SEC, और इसमें क्या हुआ था, डेफिनेशन दिया क्या था कमर्शियल आर्बिट्रेशन को लेकर, सेक्शन नंबर क्या था 2 का, यार क्या था सेक्शन में भी, मैं भी याद कर रही हूँ एक्चुअली, सेक्शन नंबर 2 था 1 ऑफ F, ठीक है। इसको जरूर देख के जाइए क्योंकि इसमें और भी
केस लॉज को डिस्कस किया गया है। ठीक है, केसर एल्यूमिनियम को लेकर भी डिस्कस किया गया है। केसर एल्यूमिनियम टेक्निकल सर्विसेज 2012 की केस लॉ है जो आर्बिट्रेशन को रिलेट करती है। ठीक है। 87 which of the following provisions of Hindu Succession Act 1956 lays down and cheat। अरे यार, ये तो मतलब है ना, बहुत ही खतरनाक और बहुत ही सॉलिड क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि ये जो डॉक्ट्रीन ऑफ एनसीट के बारे में बोला गया है, इसको सेक्शन नंबर 29 में, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट होती है ना, वो प्रॉपर्टी सब्जेक्ट, जो भी ऑब्लिगेशन होता है, जो भी लाइबिलिटीज होती है, उसके हिसाब से इनका ये सब्जेक्ट प्रिपेयर होता है, और इसको अपन ने सेक्शन नंबर 29 में पढ़ा हुआ है। ठीक है, आपका क्वेश्चन भी सामने, आपका आंसर भी सामने है। इसको डॉक्ट्रीन ऑफ एस्टीट बोला जाता है। डॉक्ट्रीन, डॉक्ट्रीन तो ये मालूम होगा तभी पता होगा। अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन इज नॉट रेलिवेंट। अब कल के इसमें मैंने ये लंबा चौड़ा लेक्चर दिया था मेरे क्लास के अंदर, तो डेफिनेटली वो लोग तो ऐसे गूगली क्या इतना आसानी से इसको करते होंगे, क्योंकि सेक्शन नंबर 52 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट ये मालूम तो 100% प्रश्न मालूम, उत्तर तो ऐसे ही आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी एविडेंस। अभी प्राइमरी तो होता है ना, जो स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट। सो दिस इज अ प्राइमरी डॉक्यूमेंट जो आपके पास है, जिसको अपन रीड करते हैं। सेक्शन नंबर 62 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 इंक्लूड्स अ फॉल्ट थियरी ऑफ डाइवोर्स। अब ये फॉल्ट थियरी ऑफ डाइवोर्स को लेकर अगर अपन ने पढ़ा होगा तो ये भी है ना, और ये भी है यार, ये दोनों आंसर आ रहे हैं, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो इसको देख लीजिएगा दोनों को। तो दोनों ही मार्क करके आना, ऐसे नहीं कि सिंगल मार्क करके आओ, क्योंकि इसमें केस लॉ दी गई है दर्शन गुप्ता वर्सेस राधिका गुप्ता। इस केस लॉ के ऊपर ये क्वेश्चन को पुट अप कर दिया गया था, जो 2013 की केस लॉ है, AIR SCW पेज नंबर 5505। 91 91 under the Hindu Maintenance and Adoption Act 1956, which of the both following circumstances can dependent upon the right of maintenance against the transferee of an estate out of which has the right to receive maintenance। अब ये जो 91 क्वेश्चन है, only when the transferee has a notice such right, हाँ, only when the transferee is a gratuitous, both A and B, of course ये तो दोनों है ना। इसको अपन पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 28 ऑफ हिंदू अडॉप्शन, है ना, एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 में। चलिए, 92 विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट ट्राइब्यूनल्स कैनॉट एंटरटेन द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव, इसको अपन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो फाइल करते हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने, और इसका आर्टिकल भी अगर आपको मालूम होगा तो मुझे बताइए इसका आर्टिकल कौन सा है। अगर ये नहीं पता तो आपने पढ़ाई क्या है ना। तो आर्टिकल नंबर 32, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा है, और स्टेट अगर हाई कोर्ट की बात करता है तो 226। बेसिक क्वेश्चन है, रिट ऑफ द सेरिटोरी कैन बी इशूड अगेंस्ट। रिट ऑफ सेरिटोरी को इशू किया जा सकता है जुडिशियल एंड क्वाजी जुडिशियल को लेकर। ठीक है, चलिए 94th क्वेश्चन पे आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज द परमानेंट ऑब्लिगेशन ऑफ एवरी मेंबर ऑफ मेडिकल प्रोफेशन either government or private medical profession, either government or private, to give medical aid to every injured person brought for treatment immediately without waiting for the procedural formalities of the case। अब इसमें जो ये केस पूछा गया है, दिस केस वाज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि परमानंद खत्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1989 सुप्रीम कोर्ट जो ये बोलती है। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है कि ये ऑब्लिगेटरी था कि डॉक्टर जो हॉस्पिटल में, बहुत पब्लिक होने दीजिए प्राइवेट होने दीजिए, इमीडिएट मेडिकल एड देना चाहिए इंजर्ड सिटीजन को बिना डिले किए हुए फॉर्मेलिटीज। वो नहीं गए मामू फॉर्म किधर भरने का है, मुन्ना भाई MBBS की बात यहाँ पे पूछी गई है। तो ये केस लॉ इनडायरेक्टली और डायरेक्टली। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज इशूड अ डायरेक्शन टू मेक अ CBI इंडिपेंडेंट एजेंसी सो दैट it can function more effectively and investigate crimes and corruption at the high places public life in the case of। अब ये जो केस दिया गया ना, इट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट केस। विनीत का केस था, विनीत नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसको जरूर देखना। चलिए 96 रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है भाई। रूल ऑफ लॉ क्या होता है? रूल ऑफ लॉ तो ये भी होता है, रूल ऑफ लॉ तो ये भी होता है, रूल ऑफ लॉ तो ये भी होता है, रूल ऑफ लॉ तो ये भी होता है।
ठीक है, रूल ऑफ लॉ को डिफाइन किया गया है, किसने डिफाइन किया है? डिजीज थियरी में रूल ऑफ लॉ को डिफाइन किया है, डिजीज थियरी। ओके, चलिए। 97, द पर्पस ऑफ रिट ऑफ कोवरन। तो यार ये तो बेसिक प्रश्न है, क्या इसे भी मैं समझाऊं? टू ऑफसेट द इलीगल ऑक्यूपेंट और पब्लिक पोस्ट, इसको लेकर आपने इसमें पढ़ रखा हुआ है। अगर आपने पढ़ा है तो डेफिनेटली 2014 की जो केस लॉ है, 2014 SC 2175 सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी को लेकर, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी ऑफ ओडिशा, ठीक है, वर्सेस दुबई शाहो, AIR मैंने ऑलरेडी बता दिया 2014, फिर लिख दे रही हूं, सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 246। ठीक है, 2 बार लिखा है तो इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें से 100% क्वेश्चन बनेगा। Under the Dissolution of Muslim Marriage Act 1939, a Muslim wife can seek a what the hell? Dissolution of a marriage if the husband fails to perform a marital obligation for। अगर यहाँ पे मेरी जबान लड़खड़ा रही है तो सोचो वहां पे ढूंढते ढूंढते आपका क्या हाल होने वाला है। तो इसलिए ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके जाइएगा, तो वहां पर आप जैसे मैं यहाँ बैठी हुई हूँ वैसे आप वहां बैठेंगे। ठीक है, 3 ईयर हम लोग इसको पढ़ते हैं सेक्शन 2 के 4 में ऑफ इन Muslim Marriage Act 1939। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। The concept of curative petition was introduced by the Supreme Court in India in the case of, इसको लेकर जो केस है, रूपा रूपा डार्लिंग, अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा, AIR 2002, सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 171। इसमें री एग्जामिनेशन ऑफ फाइनल जजमेंट के बारे में बताया गया था। ठीक है, आपको इन शॉर्ट बता देती हूँ, ज्यादा डिटेल नहीं चाहती हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है, ये देख के जाओ, यही बड़ी बात है। ठीक है, फाइनल जजमेंट। ओके, चलिए, क्वेश्चन नंबर 100। राइट टू फ्री लीगल एड वॉज रिकॉग्नाइज इन द फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा केस था? इसको 100% देख के जाना। चलिए, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया कि मैंने ये कहा है कि वहां पे प्रश्न पढ़ना, उसके बाद ही उत्तर देना। प्लीज रीड द क्वेश्चन वंस देन ओनली आंसर। डोंट स्टार्ट यूजिंग योर बैरेक्स, और बैरेक लेके आप एक एक पेज टर्न करते मत बैठना। जो आंसर आता है उसको लेकर बैरेक बिल्कुल मत खोलना, टाइम बहुत शॉर्ट होता है, ऐसा टाइम चले जाएगा पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि ये आप मैं तो ऐसे कहूंगी कि भगवान करके जो भी मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाए आप लोगों को उसी में से आ जाए। आई प्रे टू द गॉड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल माई स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरा तो यही कहना है कि आप हमेशा एक ट्रू कलर से बाहर आए। ओके, चलिए, बाय बाय ऑल, गॉड ब्लेस अस ऑल।